नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम समझेंगे बीएनएस सेक्शन 116 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 गंभीर चोट। और इस सब्जेक्ट में बीएनएस के 116 धारा क्या है वो समझेंगे, जो चोट के प्रकार हैं उसके बारे में समझेंगे और उनसे जुड़े हुए न्यायिक निर्णयों के बारे में, निर्णय जो आए थे उनके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। धारा 116। देखिए, जो चोट है वो गंभीर कब मानी जाएगी, कैसे पता चलेगा कि वो चोट गंभीर है या सिर्फ चोट है, या 114 में आती है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ सूचीबद्ध तरीके हैं जिनके द्वारा आप ग्रीवियस हर्ट समझ सकोगे। और वो कैसे पता चलता है? उसके प्रभाव से, उसके परिणाम से, उसके स्थायित्व से। तो ये तीन चीजें जब आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कुछ 8 तरीके हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि जो चोट है वो ग्रीवियस है कि नहीं है। सबसे पहला है एमस्कुलेशन, नपुंसकता उत्पन्न करना। जब किसी पुरुष की पुरुषत्व या प्रजनन शक्ति को समाप्त कर दिया जाए तो वह अपने आप ही एक गंभीर चोट मानी जाती है। ठीक। अब समझिए कि कानूनी बात क्या है इस पे। यह धारा केवल पुरुषों पर ही लागू होती है और नपुंसकता स्थायी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हो गई है। दूसरी बात है कि परमानेंट लॉस ऑफ आईसाइट, आंखों की रोशनी का स्थायी नाश हो जाना। यदि चोट के कारण कोई भी झगड़ा होता है या कुछ होता है, उस पर चोट लग जाती है उसकी आंख पे, तो या तो एक आंख या दोनों आंख की जो दृष्टि है वो हमेशा के लिए चली गई है, तब भी वो ग्रीवियस हर्ट होगी। इसके बाद आता है आपका परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति का स्थायी नाश हो जाना। यानी एक कान या दोनों कानों में हमेशा के लिए सुनना बंद हो जाए, जैसे शीशा पिघला के किसी कान में डाल दिया, तो वो इतनी गंभीर चोट है कि वो जिंदगी में कभी सुन नहीं सकता। और जो चौथा हिस्सा है लॉस ऑफ लिम्ब और जॉइंट, अंग या जोड़ का नाश होना या अभाव होना। तो यदि इस तरह की चोट है जहां हाथ, पैर या उंगली कट गई हो या नष्ट हो गई हो, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आएगी। ठीक। इसके बाद बात करते हैं आगे की चार पंक्तियों की, आगे की चार तरह के पैरामीटर्स में। यहाँ पे लॉस ऑफ परमानेंट पावर, यानी जो अंग की शक्ति है उसका स्थायी नाश हो जाना। यानी कि अंग तो मौजूद रहता है लेकिन उसकी कार्य करने की क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए इतनी गहरी चोट लगी कि जान लीजिए गर्दन पे किसी ने मारा और उसका एक हाथ दायां या बायां उसको लकवा मार गया, उसकी नस ही दब गई। तो ऐसे कंडीशन में कि अब हाथ तो है मगर वो अब इस लायक नहीं कि कुछ काम कर सके, तो इसको गंभीर चोट माना जाएगा। इसके बाद है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, यानी स्थायी विकृति हो जाए यदि चेहरे पे या सिर पर ऐसी चोट हो जाए जिससे व्यक्ति की पहचान या बनावट हमेशा के लिए बिगड़ जाए, तो यह भी एक ग्रीवियस हर्ट का पैरामीटर है। ठीक। अब इसके बाद है आ, ऐसी चोट जहां पर आपकी हड्डी या दांत उखड़ जाए, टूट जाए, तो उसमें यानी कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, है ना, हड्डी या दांत का टूटना। तो किसी भी हड्डी का टूटना या दांत का उखड़ जाना, या दांत पे किसी चीज से ऐसे जोर से वार किया कि दांत की हड्डी टूट गई या दांत ही टूट गया, है ना, तो उसको भी अदालत कहती है कि ये चोट जो है, जो जो जिस टाइप की ये चोट है वो भी गंभीर हर्ट में आती है, उपहित में आती है। इसके बाद आखिरी जो प्रकार है, ऐसी चोट जो जीवन के लिए संकट उत्पन्न उत्पन्न कर दे या जिसके कारण पीड़ित 15 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहे या फिर 15 दिनों तक सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चोट जो पहले, ये जो धारा थी ना आखिरी वाली, ये 20 दिन के लिए मानी जाती थी, 20 दिन तक वो बेड रेस्ट पे आ गया हो। तो ऐसी चोट लग जाए, ऐसे इतना ज्यादा चोट लगी हो उसको कि वो अब नॉर्मली अपने काम कर ही ना सके, तो ऐसी जगहों पे कहा गया कि वो शारीरिक पीड़ा है और वो बेड से नहीं उठ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको भी ग्रीवियस हर्ट माना जाए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने का एक तरीका है ESHAPDBL, यानी
ईशा, ESHA, PDBL। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो फर्स्ट है एमस्कुलेशन इंग्लिश वालों के लिए, साइट लॉस, हेयरिंग लॉस, एम्पुटेशन, पावर लॉस, डिसफिगरेशन, बोन और टीथ फ्रैक्चर, लाइफ एंडेंजरिंग हर्ट। और हिंदी में नपुंसकता, दृष्टि, श्रवण, जोड़, अंगनाश, स्थायी नाश, विकृति और जीवन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसको याद करना आसान हो जाएगा आपको फ्यूचर के लिए भी। और अब हम बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद रफी AIR 1930। ये यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्दन पे चोट लग जाती है और उसके बाद कुछ संक्रमण हो जाता है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें गर्दन पे वार होता है और उसकी इन्फेक्शन होने की वजह से वो जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अब इस पे जो केस किया गया कि ये हत्या है क्योंकि उसको जो है गला पे चोट लगी और वो मर गया। तो कोर्ट ने इस पे कहा कि देखिए, इसकी जो जो चोट है वो गंभीर चोट से इसकी मृत्यु हुई है, मगर जो जो गर्दन पे चोट है वो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ गया है, तो इसलिए इसको जो है सिर्फ गंभीर चोट के दायरे में रखा जाएगा, ना कि आपके हत्या के मामले में। इसके बाद हम केस पे आते हैं, गंगाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1994। ये क्रिमिनल लॉ जो है जर्नल उसमें छपा है। तो वहां पर इस केस में क्या होता है कि नाक की हड्डी कट जाती है, तो अदालत कहती है कि ये स्थायी विकृति है, इसलिए इसे गंभीर चोट माना जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस जो है जो होरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। इसमें अदालत कहती है हड्डी में दरार, है ना, जैसे जब भी बताया था आपको कि जो बोन और टूथ फ्रैक्चर हो जाना, तो उसमें कहा इन्होंने कि हड्डी में दरार या क्रैक हो जाना फ्रैक्चर ही माना जाएगा। ऐसे ही आप एक केस है एम्परर वर्सेस इंदु बेग 1881 का। यहाँ पर चेहरे पे जोरदार वार होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब जब केस का निष्पादन होता है उसमें लिख के आता है, बताया जाता है कि यहाँ पर जो केस है इसमें इरादा हत्या का नहीं था और ये जो दोषी पाए गए हैं वो ग्रीवियस हर्ट के पाए गए हैं। ठीक। इसके अलावा है आपका जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1980 1974 क्रिमिनल लॉ जर्नल। तो इसमें क्या होता है कि पहले 20 दिन के लिए, जैसे किसी को मार दिया, वो 20 दिन के लिए एडमिट रहा, उठ नहीं पाया, तो वो 20 दिन था, अब उसको 15 दिन कर दिया गया है BNS के हिसाब BNS में। अदालत कहती है सिर्फ अस्पताल में भर्ती होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविकता से असमर्थ सिद्ध होना ही चाहिए, तब जाकर के उसे ग्रीवियस हर्ट का माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से लिखवा लिया और मैं बीमार हो गया हूँ या मुझे चोट लग गई है, मैं उठ नहीं सकता, तो उसमें सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर से आप लिखवा के ले जाइए और बता दीजिए कि मैं ये मेरा बेड रेस्ट है, उसके बाद प्रूफ कर दें, तो वो कानून के उस पहलू में पूरी तरह जांच होगी, समझा जाएगा, है ना, उसकी पोजीशन देखी जाएगी। अब बात करते हैं कि एक केस है, पिछली बार जैसे हम लोगों ने बात की थी जशनमल और वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद 1944 का। तो यहाँ पर एक बात आती है कि ग्रीवियस हर्ट है कि हर्ट है। तो ये हमने पिछली बार भी बात की थी कि दुर्बलता से उत्पन्न जो हुई है वो उपहित है, ना कि ग्रीवियस हर्ट है। इसको इसलिए मैंने रिलेट किया है कि आप कहोगे कि उसको 15 दिन 20 दिन भूखा रखा और वो किसी लायक नहीं रह गया, उसके अंदर कमजोरी आ गई है। तो यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन आती है कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को कैसे पहचानेंगे। इसके अलावा आपने धनीराम बनामा सम्राट का केस 200 पिछले पिछले वीडियो में देखा होगा, ऐसे ही सम्राट बनामा चतुरनाथ का 1919 का केस भी देखा होगा। ये दोनों ही केस ग्रीवियस हर्ट के नहीं हैं, हर्ट के हैं। और कोर्ट ने जो कहा है मैं बता दे रहा हूं कि धनीराम वर्सेस सम्राट वाले केस में कोर्ट ने कहा कि केवल मृत्यु हो जाने से साधारण चोट गंभीर उपहित यानी गंभीर हर्ट में नहीं आएगी या हत्या में नहीं बदल जाती। और सम्राट बनामा चतुरनाथ में कोर्ट ने कहा अपराध की प्रकृति चोट से तय होती है, परिणाम से नहीं तय होती है। तो इसीलिए आपको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों समझ के चलना होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम और भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।